Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो ग्रेजुएट हैं और साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इन दोनों एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत बहुत इंसाइटफुल, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। तो समय रहते अगर हम तैयारी करें, और तैयारी करने से पहले जो जो हमारे पास डेटा होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, सो दैट आपकी इस तैयारी में कुछ भी ऐसा छूट ना जाए जो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी को कहीं लेस बनाए, और हम अच्छे से एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट की तरीके से हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। यही एजेंडा है, यही मोटिव सेशन का। तो क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करने वाले वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले हमें जो जो चीजें जानना जरूरी है, सो दैट वो सभी एस्पिरेंट्स अपने पूरे डेटा के साथ इस तैयारी में लग सके, वो डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, यानी कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होंगे। दूसरी बड़ी बात हम यहाँ पे करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम पैटर्न, सो दैट आप अपना एक माइंड मेकअप कर सके कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तीसरी बात जो हम करेंगे वो है सिलेबस। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी कट ऑफ मार्क्स, सो दैट आप एक एजेंडा, एक अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर सके। तो ये सारे ही पॉइंट कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डाउट होंगे कि मैम कैसे और क्या, वो सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करने वाली हूं, तो थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग ऑल द अपडेट्स। 2026 की साइकिल आपकी रिक्रूटमेंट की शुरू होगी, और उस रिक्रूटमेंट साइकिल में अगर आप हिस्सा लेने वाले हैं, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जानना जरूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, क्योंकि आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एक डिफरेंट स्ट्रीम में होगा, एक स्पेशलाइजेशन आपने डिग्री ली होगी, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर दीज पोस्ट? मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और उसके बाद है आपका आईटी ऑफिसर, देन उसके बाद है आपका एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो पहली तीन पोस्ट हैं ये ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बाकी की तीन पोस्ट हैं, ये तीन पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ऑल्सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, ये सभी जो पोस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, 7 की 7 पोस्ट, ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के क्रम में मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड हमने देखा है वो ये मार्केटिंग ऑफिसर में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में एएफओ भी बोलते हैं, आईटी ऑफिसर की उसके बाद में, और उसके बाद एचआर और लॉ का ये हमेशा कहीं ना कहीं आगे पीछे रहता है। एंड देन राजभाषा अधिकारी पे 2025 में राजभाषा अधिकारी में हमने ठीक ठाक वैकेंसी देखी है, जनरली इतनी वैकेंसी नहीं आती है। अब आगे बात की जाए तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप एलिजिबल हैं। तो लेट्स चेक आउट द डिटेल्स। सबसे पहले वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं जिनकी उम्र, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 20 से 30 साल के अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका एजुकेशन बेसिस पे। एजुकेशन का डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग है, मैं हर एक पोस्ट को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए दिखाऊंगी आपको। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात की जाए गाइस, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, या तो एग्रीकल्चर में, या हॉर्टिकल्चर में, या फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर इसी से रिलेटेड जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके फील्ड्स होते हैं, अगर उसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स। आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपकी बीटेक होना चाहिए, अगर आप बीटेक सीएस में, यानी कि कंप्यूटर साइंस में है, या आईटी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मेजरली सभी यहाँ पे ब्रांचेस कवर कर दी गई हैं। तो अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में आपने अपनी बीटेक इंजीनियरिंग करी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक प्लेन ग्रेजुएट है लेकिन आपने डीओईए डबल सी बी लेवल का ये आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए आपकी एलएलबी की, यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ
इस बात को मत भूलिएगा कि आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट आपने बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल कर रखा है, तो ये आपके लिए एक अलार्म हो सकता है, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2025 की साइकिल में हमने देखा था बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो इसी चीज वजह से रह गए थे कि मैम हम तो बार काउंसिल में हमारा एनरोलमेंट हुआ नहीं है। तो ये आप टाइमली चीजें जब जान जाते हो तो टाइमली आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लॉ वाले एस्पिरेंट्स, आप लोगों को लॉ की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, बट आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट बार काउंसिल में एनरोल कर रखा हो, ये जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर, पर्सनल ऑफिसर और साथ ही साथ राजभाषा अधिकारी, ये तीनों ही आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 2 साल का फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, या तो एमएमएस में, विच इज मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन के साथ, या फिर एमबीए आपने किया हो मार्केटिंग में, या फिर आपने किया है पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम या पीजीएम या फिर पीजीडीएम विद अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन एचआर और पर्सनल ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपकी ग्रेजुएशन विद 2 ईयर फुल टाइम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन तो की है और ग्रेजुएशन के बाद आपने या तो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ इन पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या एचआर या एचआरडी या फिर सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ में। तो यहां पे आप, हो सकता है किसी ने कुछ किया हो किसी ने कुछ किया हो, तो आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको और अच्छे से बेटर तरीके से देख सकते हैं आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लास्ट में आते हैं राजभाषा अधिकारी का। तो राजभाषा अधिकारी की जो प्रोफाइल है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हिंदी में होनी चाहिए। अगर आपने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में किया है तो आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। और अगर इस ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अपना संस्कृत में किया है। अगर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर आपके पास इंग्लिश और हिंदी एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ा साइड भी हो जाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं पिछला भी दिखा देती हूँ, अगेन पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू दी सिलेक्शन प्रोसेस की सिलेक्शन कैसे होता है, इसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो देखो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स से आप मेंस पे आते हैं और मेंस के बाद आप इंटरव्यू में अपेयर करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ये केवल क्वालिफाई करना है। मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आप लोगों को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तब जाके आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स एक बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे बनता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी आगे की प्रोसेस में आप हिस्सा ले पाएंगे। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे, मेंस की कट ऑफ आप क्लियर करेंगे, तब आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का। और फिर फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपका सिलेक्शन तय होता है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने बोला क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे दोनों कट ऑफ निकालनी होती है आपको, सेक्शनल ओवरऑल दोनों कट ऑफ क्लियर करनी होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आपकी मिलती है मेरिट मेकर्स होते हैं आपके ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें मेंस आ गया इंटरव्यू आ गया, दोनों के मार्क्स मिलकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो इन पर निर्भर करेगा, डिपेंडेंट होगा इन दोनों फेजेस पे, मेंस और इंटरव्यू पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, प्रीलिम्स का एग्जाम कैसा है, यहाँ पे पैटर्न क्या होता है। तो देखिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो आपकी कुछ पोस्ट के लिए अलग है और कुछ पोस्ट के लिए अलग है। तो ये जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, आईटी और मार्केटिंग और एचआर, इन 4 पोस्ट के लिए, एएफओ, आईटी, मार्केटिंग, एचआर के लिए आपका प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, जिसमें कि इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन इसका मेरिट कम होगा, इनकी 25 आधे नंबर की यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो क्वेश्चन 50 है लेकिन मार्क्स 25 हो जाते हैं। रीजनिंग और क्वांट की बात करें 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, तो टोटल 150 नंबर होते हैं, लेकिन 125 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स आपके हाफ हो जाते हैं। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर इंग्लिश भाषा में होता है, बाकी पेपर आपका बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 40 मिनट का समय मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग डेफिनेटली यहाँ पे है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा, और क्वांट के 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट का समय। टोटल आपको 120 मिनट का ये पेपर होता है प्रीलिम्स का। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका ये जो रीजनिंग सेक्शन है काफी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि 2025 का मुझे एनालिसिस याद आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और उस डिफिकल्टी के पीछे मैं ये एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, दैट दी लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे हमारा प्रैक्टिस
उतना अगर नहीं है तो हमें चीजें डिफिकल्ट लगेंगी, बिकॉज टाइम आपके पास लिमिटेड है। एक क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है, 50 क्वेश्चन 40 मिनट। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और ये इस वीडियो का मोटिव ही ये है कि आपको हम टाइमली इन्फॉर्म कर दें हर एक चीज को लेकर। ऑल्सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा। इंग्लिश में पैरामीटर्स थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। अब इसी तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, जो हमारी दो अलग पोस्ट हैं, जैसे कि लॉ ऑफिसर के लिए और राजभाषा के लिए, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन लॉ और राजभाषा अधिकारी वालों के एग्जाम में क्वांट्स नहीं आता है, उसकी जगह पे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री आता है। तो इंग्लिश सेम रहेगा, रीजनिंग सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांट की जगह पे जो है आपकी जनरल अवेयरनेस इंट्रोड्यूस की जाती है फॉर स्पेसिफिक लॉ एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब बात कर ली जाए कि जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की बात करते हैं तो कट ऑफ कैसे देखी जाती है। कट ऑफ दो पैरामीटर्स पे होती है, आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है अपना एग्जामिनेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके 125 में से भले ही आपके 80 नंबर आ गए, लेकिन आपने इंग्लिश में जो है वो केवल 5 नंबर पाए, यानी कि इंग्लिश की अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तो ओवरऑल पेपर आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। तो दैट इज द एजेंडा, हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है और ओवरऑल तो हमें कट ऑफ क्लियर करनी ही है। जब आप यहाँ पे पास होंगे और जब आप यहाँ पास होंगे तब जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड माना जाएगा और उसके बाद आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बात, मैं ये वही वही लिखा है कि इट इज मैंडेटरी टू क्रैक द सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ, तो वही वही बात यहाँ पे हमने रिपीट की है। आते अपने अगले फेज की तरफ, विच इज द मेंस एग्जाम पैटर्न। मेंस एग्जाम की मैं बात करूं गाइस, तो यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन जो है आपकी सभी 6 की 6 पोस्ट के लिए सेम है, यानी कि बात की जाए मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एचआर या पर्सनल ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, इन 6 पोस्ट के लिए सेम रहेगा। लेकिन जो आपकी राजभाषा अधिकारी है उसके लिए मेंस पेपर थोड़ा सा अलग होता है, वो क्या होगा वो मैं दिखाऊंगी, बट पहले इन 5 के लिए आपका मेंस का पैटर्न क्या होता है वो दिखाते हैं। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन क्या आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक करेगा, जैसे कि अगर कोई लॉ वाला एस्पिरेंट है तो आपके इस एग्जाम में मेंस में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा, और समय आपको मिलेगा 45 मिनट, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 क्वेश्चन को 45 मिनट्स में टारगेट किया जा सकता है। सो नो प्रॉब्लम विद द टाइमिंग, बट आपकी प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है वहां पे आपकी अच्छी कमांड यहाँ पे देखी जाती है। देन सिमिलरली जैसे मैंने बताया राजभाषा अधिकारी के लिए अलग होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो जो हमारे राजभाषा अधिकारी वाले कैंडिडेट है उनके पेपर में प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव तरीके से भी पूछी जाती है और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको लिखकर भी बताना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके 45 क्वेश्चंस होंगे, और जो प्रोफेशनल नॉलेज में डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो लिखकर बताना पड़ेगा उसके 2 ही क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपको सम जो टाइम मार्क्स है 60 मार्क्स का ही पेपर है। ये जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश हिंदी आप किसी भी भाषा को चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल है, उस भाषा में आप अपना एग्जाम ये दे सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्टिव का मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारी कमांड हिंदी भाषा में है या हमारी कमांड इंग्लिश भाषा में है, तो आप अपने थॉट्स को, अपने आंसर को उसी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा 45 क्वेश्चंस के लिए, और ये जो 2 क्वेश्चंस अलग से डिस्क्रिप्टिव के आएंगे इसके लिए भी आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो राजभाषा अधिकारी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पूरा 1 घंटे का समय यहाँ पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं ना, कुछ पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए। पहली बात तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी है, 1/4 पेनल्टी इज देयर फॉर अ नेगेटिव, फॉर अ रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क आपका कट जाएगा। ऑल्सो मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, अब प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, अब प्रीलिम्स के बाद आपका किसी और फेज में प्रीलिम्स का कोई इंक्लूजन नहीं है। अब आप मेंस पे आए, आपने मेंस क्लियर किया, तो मेंस अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आपको जो है मेंस के बाद इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में मेंस के स्कोर कार्ड में केवल इतना आता है, मतलब इंटरव्यू से पहले जो है केवल ये आता है कि आपने मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। जो मेंस का स्कोर कार्ड होता है वो इंटरव्यू के बाद ही आपका स्कोर कार्ड रिलीज किया जाता है, पहले रिलीज नहीं किया जाता है। और जो प्रीलिम्स है उसका पहले रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि जब हम प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब वहां पे स्कोर कार्ड्स भी आपके आ जाते हैं, बट मेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। मेंस में केवल ये बताया जाता है कि आपने इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, आपने क्वालिफाई कर लिया है मेंस एग्जामिनेशन, मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के बाद साथ में दिखाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा तीसरा फेज, हमने मेंस कर लिया, मेंस को हमने क्वालिफाई कर लिया, हमारे पास मेल आएगा कि हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। अब इंटरव्यू की कहानी,
टोटल टोटल जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 40%, तो 100 का 40% यानी कि 40 मार्क्स। और हमारी जो SC ST PWBD OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए 35% यानी कि 35 मार्क्स मिनिमम आपको लाना जरूरी है, तब आपका इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा। अब जो हमारी फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है 100 मार्क्स में से। उसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 80 मार्क्स जो है वो मेंस के लिए जाते हैं और 20 नंबर जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये एक फाइनल आपका मेरिट बनाने के लिए इसको 80:20 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। मेंस का 80% लिया जाता है और इंटरव्यू का आपका 20% लिया जाता है, तब जाके टोटल 100 में से आपका फाइनल सिलेक्शन मार्क्स आते हैं। अब मैं जो अगली चीज आपको दिखाना चाहती हूँ वो है आपका कट ऑफ ट्रेंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि 2025 का साइकिल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2025 को हटा के 2024 तक का मैंने आपके सामने ट्रेंड रखने की कोशिश की है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये हमारी फाइनल कट ऑफ से, दीज आर द फाइनल कट ऑफ ट्रेंड और ये आपकी सारी पोस्ट है। तो 2021 से अगर हम बात करें तो ये कहानी शुरू हुई आपकी 100 में से, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन मार्क्स है। 39 से शुरू हुआ ये, फिर 2022 में 40 पहुंच गया, फिर 39 पे आया, फिर 47 पे आया। तो बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज वे टू मच, लेकिन टाइमली प्रिपरेशन इज नीडेड। वहीं पे अगर बात की जाए एएफओ की, तो यहाँ पे 63, यहाँ पे हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाती है एएफओ में। 63 से शुरुआत होती है 2021 में, फिर 63 पे रहता है, फिर 66, फिर 62, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। बट हाँ, अगर कंपेयर किया जाए आईटी के हिसाब से तो यस देयर इज एन इंक्रीमेंट। नाउ राजभाषा अधिकारी का ये आपके सामने ट्रेंड है 61, देन 60, देन 59, 44। लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 52 से 61, 55 एंड 80। दिस वाज वेरी मच मैं बोलूंगी 2024 के जब रिजल्ट्स आए थे, मुझे याद है कि दिस वाज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि 80 नंबर, 100 में से 80 नंबर लॉ अधिकारी की कट ऑफ गई थी, विच वॉज वेरी हाई इन ऑल दीज ईयर्स। एज यू कैन सी कि 2023 का जो डेटा था वो आपको दिखा रहा है 55, 55, और अचानक से ये जंप आप देख रहे हैं, कितना बड़ा जंप यहाँ पे हुआ है। एचआर ऑफिसर की बात करें तो कहीं ना कहीं 53 से 61 के आसपास यहाँ पे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं। 54 से हाईएस्ट जो गया वो 55.73 तक गया है, तो 51 से 55 मोर और लेस हम 60 तक भी जा सकते हैं। तो ये कट ऑफ से 2025 का जैसी डेटा आता है मैं आपको उसको भी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी। तो दिस इज द कट ऑफ ट्रेंड। अगेन मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ सिलेबस की बात मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं केवल अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगी। और ये सिलेबस जो है ये आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश यानी कि प्रीलिम्स का है, तो मैं सिर्फ आपको शो करूंगी, मैं इस पे अभी कोई बात नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैम हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दीजिए प्रीलिम्स की, हमें आप प्रीलिम्स में सेक्शन वाइज कितने मार्क्स लेकर आने हैं और हमें ओवरऑल कितने मार्क्स लेकर आने, वो डेटा हमारे साथ शेयर करिए, 2025 का शेयर करिए। या स्ट्रेटेजी क्या होगी, या हम किस तरीके से टारगेट करें, हम अभी इनिशियल फेज में क्या करें। कुछ भी ऐसा आपका XYZ डाउट है इस एग्जाम को लेके तो मुझे जरूर बताइएगा, आई विल कम अप विद दैट। बट अभी के लिए क्योंकि मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहती हूँ, सो दैट यू हैव ऑल द डिटेल्स विद यू बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। तो सिलेबस की बात की जाए गाइस, तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमने इस तरीके से डिवाइड किया होता है। अगेन मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी अभी, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ, सो दैट यू हैव अ नोट, यू हैव योर ऑल डिटेल्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। क्वांट्स का ये एंटायर कंप्लीट सिलेबस है, इंग्लिश का ये कंप्लीट सिलेबस है, और उसके साथ साथ रीजनिंग का कंप्लीट ये सिलेबस है। तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ्स कितनी होती हैं, हमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कितना लेकर आना है, जनरल अवेयरनेस में कितना लेकर आना है, ओवरऑल कितना लेकर आना है, किस तरीके से हम स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी क्या होगी, कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, XYZ कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और मैं उसका आपके लिए वीडियो उसका लेकर आऊंगी, ठीक है। नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर 2024 एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने बोला 2025 के फाइनल रिजल्ट्स अभी आउट नहीं हुए, तो ये 2024 के हमारे कुछ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए उनका डेटा मैंने आपके सामने रखा है। अब अगर आप चाहते हो तैयारी करना, देखो एक तैयारी करने में एक वो स्टूडेंट जिसने तैयारी करी और सिलेक्शन नहीं पाया, और वो स्टूडेंट जिसने तैयारी करी और सिलेक्शन पाया, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो ये है कि जो सिलेक्शन पाते हैं कैंडिडेट, वो पहली बात तो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, वो टाइमली प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि टाइमली प्रिपरेशन करोगे तभी आपको बहुत सारी चीजों के लिए समय मिलेगा। 4 पड़ाव होते हैं आपकी प्रिपरेशन के। पहला फाउंडेशन क्लियर करना, यानी कि कॉन्सेप्चुअली सारे सब्जेक्ट को कवर करना डिटेल में। सेकंड होता है फिर आपके टॉपिक टेस्ट लगाना,
थर्ड होता है सेक्शन टेस्ट लगाना, और चौथा होता है मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करना, वेयर वी आर लैकिंग, हम कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, हम कहाँ पे अभी भी हमें समय देने की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सब कब मिलेगा? जब आप टाइमली शुरू करेंगे, और टाइमली शुरू करने के बाद ही आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए समय होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, दैट प्लीज मेक श्योर कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। कई अगर एक बिगनर हो आप, कि हमने मैम इससे पहले कुछ भी तैयारी नहीं करी है, बिगनर के लिए ये मान के चलिए आपको मिनिमम 5 मंथ्स का टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये हमारे आईबीपीएस एसओ के 2026 के बैचेस हैव बीन लॉन्च्ड। इनको आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज द डिस्काउंट कोड Y651 जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि बैंक महापैक प्लस में अभी एक ऑफर चल रहा है जहां पे 80% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। 80% डिस्काउंट के साथ साथ आपको ट्रिपल वैलिडिटी, यानी कि 6 मंथ के लिए अगर आप एनरोल करेंगे तो 18 मंथ के लिए आपका बैंक महापैक प्लस आपका ये सब्सक्रिप्शन वैलिड हो जाएगा। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, इसमें सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। दिस इज द डिस्काउंट कोड। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस ये ऑफर है जिसके बारे में बात करी थी, तो आप अपनी विजडम से, अपनी सोच समझ से, अपनी सूझबूझ से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको बैचेस की रिक्वायरमेंट है, बैचेस के बारे में मैंने बता दिया है, महापैक के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। इसी के साथ मैं यहाँ पे करूंगी इस वीडियो का एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बस एक गलती मत करना, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करते रहना। कोई भी कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। All the very best and just start preparing. Thank you.